हम डिस्कस कर रहे थे मेंस की। इस मेंस में GS1, GS2, GS3, GS4 एंड SA, ये 5 चीजें हैं। उसके अलावा एक ऑप्शनल है जो पेपर 1, पेपर 2 है। उसके अलावा 2 पेपर्स और हैं जो कंपलसरी पेपर्स हैं, लेकिन उनके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। तो इस समय हम उन सब्जेक्ट्स के बारे में बात नहीं करते हैं। वैसे भी मैं कितनी भी बात कर लूं, ज़्यादातर बच्चे उसे लास्ट में ही देखेंगे, बट वो भी इंपॉर्टेंट है। CSET जैसा है, कभी कभी गुस्सा कर जाता है, और एक में भी अगर आप फेल हो गए, भगवान ना करे, तो इन दैट केस आपके ये मार्क्स काउंट नहीं होंगे। तो अपने कंपलसरी पेपर को हल्के में लेना है, बिल्कुल लेना है, लेकिन इतना हल्के में नहीं लेना है कि वो भारी पड़ जाए, ये आपको ध्यान रखना है। सो इस प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, मैं आपका GS1, GS2, GS3, GS4 एंड SA कवर कराऊंगा। एंड अगर इसकी मैं बात करूं तो दिस इज 71% ऑफ योर मेंस। सो फॉर दिस 71% ऑफ द मेंस यू कैन रिलाई ऑन दिस प्रोग्राम, बिकॉज 29% मैं नहीं करा सकता, दैट इज द ऑप्शनल, अनलेस एंड अनटिल आपका सोशियोलॉजी होता, बिकॉज माई ऑप्शनल इज सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी के लिए आई डू रन अ प्रोग्राम, अ मेंटरशिप प्रोग्राम, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी ऑप्शनल के आप स्टूडेंट हैं, ये आपको जरूरत पड़ेगी, इसके बिना नहीं होगा। और इस चीज को जो कि आपका 71% ऑफ मेंस है, ये हमारा फ्री प्रोग्राम कवर करेगा। तो पहला स्टेप मेंस के लिए क्या है कि भैया मेरे को लिखना तो है, सुन रखा होगा हमने लिखना है, और ये भी सुन रखा होगा टॉपर से कि आंसर राइटिंग करनी है। ये सारी बातें सुन रखी होंगी, आपने भी सुन रखी होंगी, मैं भी सुनता आ रहा था जब तैयारी कर रहा था। लेकिन एट द सेम टाइम आप जानते हैं कि आंसर राइटिंग करनी है, ये सारी बातें हम और आप जानते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। कभी सोचा है क्यों नहीं करते? आपको पता है कि बिना लिखे नहीं होगा, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये कोई भी एक ऐसा बच्चा जो नेव होगा ना, जिसने कभी पढ़ाई नहीं की होगी, उससे भी पूछोगे आंसर राइटिंग के बिना सिलेक्शन हो जाएगा, बोलेगा नहीं, आंसर राइटिंग के बिना नहीं होगा। लेकिन हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें डर लगता है, और हमें डर लगता है और हम अच्छे आंसर लिखना चाहते हैं, हमको यकीन होता है कि हम नहीं लिख पाएंगे, तो हम लिखते ही नहीं हैं। वो पहला दिन आता ही नहीं है। और वो पहला दिन क्यों नहीं आता है? उसके पीछे देयर आर 2 इविल्स, 2 शैतान हैं जो आपका आंसर राइटिंग करने नहीं देते हैं। कौन से हैं वो 2 शैतान? पहला शैतान है कंटेंट, दूसरा शैतान है द राइट वे ऑफ थिंकिंग। ये ही वो इविल्स हैं जो आपको एक अच्छा आंसर लिखने से रोकते हैं। दोनों के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं अक्सर, उसके साथ इश्यूज क्या होते हैं? वॉट एवर द कंटेंट यू आर रीडिंग, पहली चीज, मोस्ट ऑफ द कंटेंट सब स्टैंडर्ड कंटेंट है। कंटेंट है, कंटेंट की कमी नहीं है मार्केट में। अगर आप कहीं पे भी शॉप पे खड़े हो जाओगे ना, आप इनफैक्ट राजेंद्र प्लेस में कहीं खड़े हो जाओगे और कोई भी कहीं से कुछ पत्थर पत्थर गिरेगा, उस पर भी कहीं हो सकता है कंटेंट लिखा हो। कंटेंट की तो कमी नहीं है यूपीएससी के फील्ड में। देयर आर मल्टीपल कंटेंट्स, मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स, मल्टीपल टीचर्स। हर एक चीज के लिए कैसा भी कंटेंट चाहिए आपको कंटेंट मिल जाएगा। प्रॉब्लम कंटेंट में नहीं, प्रॉब्लम है उसके सब स्टैंडर्ड नेचर में। तो आप जब ये सब स्टैंडर्ड नेचर का कंटेंट पढ़ते हैं तो आपका जो थॉट प्रोसेस होता है वो सब स्टैंडर्ड हो जाता है। तो आपके जो आंसर्स लिखने का तरीका होता है, दिस बिकम सब स्टैंडर्ड, अल्टीमेटली नंबर मिलते नहीं है। दिस हैपेंस, इसको रिजॉल्व करना है। दूसरी चीज, आपका कंटेंट बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। कभी मैं थोड़ा सा पोर्शन सोचता हूं एनसीईआरटी से पढ़ लूं, थोड़ा सा पोर्शन उस वाली किताब से पढ़ लूं, थोड़ा सा पोर्शन उस वाली किताब से पढ़ लूं, थोड़ा सा वाले सर के नोट्स मिल गए, थोड़ा सा फ्रेंड के बुक में एक चीज अच्छी लगी थी, मार्केट में गए, शॉप पे एक मैगजीन देख ली, उस मैगजीन में अच्छा लगा था, थोड़ा सा उसके पन्ने पलट लिए, और उसके चलते क्या हुआ, आपका कंटेंट बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड रहा, स्कैटर्ड रहा। तो जब टाइम आया कि इसे मैं रिप्रोड्यूस करता, मैं प्रोड्यूस कर ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मुझे यह नहीं समझ में आता कि मुझे यहां से कंटेंट उठाना है कि यहां से उठाना है, यहां से उठाना है। इट इज एज सिंपल एज दैट कि आपका अगर आपके सामने डोसा है, डोसा आपको यहां पे थाली पे, इस प्लेट पे, इस टेबल पे रख दिया गया, सांभर आपके उस टेबल पे रखा है, चटनी आपके उस टेबल पे रखी है, और वो जो नारियल वाली चटनी होती है वो किसी और टेबल पे बैठी है, तो आप डोसा एंजॉय कर नहीं पाएंगे। डोसा का एंजॉयमेंट तभी है जब आपकी उस प्लेट में सारा कुछ एक ही प्लेट में रखा हो। कंटेंट के साथ ऐसे ही वो अलग अलग प्लेट्स पे रखा हुआ है, रिपीटेड भी है, टाइम कम है आपके पास, यू हैव द लेस टाइम, लेकिन
उस कम टाइम पे आप क्या करते हो, जब आप एक एक दो दो तीन तीन लाइन उठाने के लिए ना आप 10 किताबें पढ़ते हो, तो आपका एक तो टाइम जा रहा है, रिपीटेड चीजें पढ़ रहे हो और बस पढ़ वही रहे हो, लैंग्वेज अलग हो गई है। तो जब तक आप इस चीज को एसिमुलेट कर पाते हो आपका टाइम बहुत लूज हो चुका होता है। एक ही साल तो है। और बहुत सारा कंटेंट जो आप पढ़ रहे हो, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चंस, वो देता ही नहीं है। दे सिंपली सी कि भाई मॉडर्न इंडिया है और मॉडर्न इंडिया के लिए मुझे कंटेंट बनाना है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, अगर मेरे को मॉडर्न इंडिया पे कंटेंट बनाना, या फिर लेट्स से कि कोई भी टॉपिक आप उठा लो, लाइक पॉलिटी का उठा लो, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग या कुछ भी उठा लो, अगर वो डिफाइंड नहीं होगा, बस एक वर्ड दे दिया गया, तो आप तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ही इतना बड़ा है कि आप उसे करते रह जाओगे। तो समवेयर यू नीड अ बाउंड्री। आपके कंटेंट में अक्सर कई बार बाउंड्री नहीं होती है। एंड लास्ट द नॉट लीस्ट, क्रिएटर हिमसेल्फ इज द एन इशू। नो, दिस इज समथिंग ऑफ द वेरियस इंस्टीट्यूट्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू। बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई बार जो आपका कंटेंट बना रहे होते हैं ना, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू विथ ऑल द गुड टीचर्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका प्रीलिम्स भी एग्जाम जिंदगी में निकला नहीं होता है, जिन्होंने कभी मेंस दिया ही नहीं होता, और वो आपके मेंटर होते हैं, वो आपके लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं। और उसमें होता क्या है कि वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग करते हैं। सीधी सी बात है यार, इतनी समझ होती तो आप यहाँ पे क्या कर देते हो। अच्छा, मेरा यहाँ पे किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का इंटेंशन नहीं, मैं आपसे कुछ मैसेज पास ऑन करना चाहता हूँ। आप समझना, जो ये टॉपर्स होते हैं, हु आर दे आर द पर्सन हु अंडरस्टैंड कि यूपीएससी की नर्व क्या है। लेकिन सिलेक्शन के बाद ये कहां चले जाते हैं? लबासना चले जाते हैं। तो अपनी समझ भी वो लबासना ले जाते हैं, और जब वो अपनी सारी समझ लबासना ले जाते हैं तो बचता क्या है? जो लबासना नहीं पहुंच पाते हैं, जिन्होंने शायद वो समझ शायद डेवलप नहीं की थी, जहां कुछ कमियां रह गई थी, और उस चीज के चलते कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। और उस समझ के अकॉर्डिंग जब वो कंटेंट बनाते हैं, या फिर कोई एक ऐसा बच्चा जिसने प्रीलिम्स भी क्वालिफाई ना किया हो, एक ऐसा बच्चा कंटेंट बनाता है, तो आपको दिखता है कि उसके कंटेंट में बहुत सारी अनरीजनेबल चीज़ें होती हैं, जिसे पढ़ पढ़ के आपका टाइम वेस्ट होता चला जाता है। सो यू नीड टू डिसाइड द क्वालिटेटिव कंटेंट वर्सेज द क्वांटिटेटिव कंटेंट। सोशियोलॉजी में टर्म है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। यू डोंट हैव टू रीड क्वांटिटी, यू हैव टू रीड द क्वालिटी। पीएचडी नहीं करना है, सिलेक्शन लेना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्रिएटर हिमसेल्फ इज द प्रॉब्लम मेनी टाइम्स। हर एक कई बार होता है कि कोई बच्चा एकदम से सडनली निकलता है एंड ही सेज कि भाई मैं तुम्हें करा दूंगा। प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज गुड, बट नॉट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इज गुड। कुछ अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कुछ अच्छे लोग हैं, बट ज़्यादातर लोग अच्छे नहीं हैं। और कई बार क्या होता है, हम अपने जब तैयारी करते हैं, हम उस चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करते चले जाते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम विद द कंटेंट, इसलिए इसमें इश्यू है। दूसरी चीज, राइट वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, सो व्हाई यू कांट थिंक बेटर। तो एक तो कंटेंट का इश्यू था। अब मेरे को आंसर लिखना है, तो आंसर लिखने से पहले का जो प्रोसेस है वो क्या होगा कि मेरे को सोचना पड़ेगा। सीधी सी बात है, बिना सोचे लिखोगे कैसे? क्वेश्चन आया, मैं सोचूंगा भाई मैं क्या लिखूं कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएं। तो यू हैव डिसाइडेड दैट यू विल राइट अ गुड आंसर। So you will need to think a better answer, because the moment you will be thinking, you will be organizing your ideas, and when you will be organizing your ideas, you will be writing your ideas. When you will be writing your ideas, examiner will actually be checking you on the basis of those ideas. Simple. That is the process. So आप सोच क्यों नहीं पा रहे हैं? पहला इशू था कंटेंट सब स्टैंडर्ड था। दूसरा, उस सब स्टैंडर्ड कंटेंट के चलते योर आइडियाज आर क्लटर्ड, फैला हुआ है। कुछ थोड़ा सा इस कोने में GS1 में, कुछ GS2 के कोने में, कुछ GS3 के कोने में। पढ़ते ही हम इसी हिसाब से हैं। पॉवर्टी, इट इज स्प्रेड ओवर GS1 2 3 4। लेकिन हम पढ़ते हैं केवल पॉवर्टी। जब यहाँ पे पढ़ें तो इसका पॉवर्टी अलग पढ़ लेंगे, यहाँ पे पढ़ें इसका पॉवर्टी अलग पढ़ लेंगे। सो वी नेवर रीड इन इंटीग्रेशन। ऑल्दो दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि आपको GS1 के लिए अलग कंटेंट चाहिए, GS2 के लिए अलग कंटेंट चाहिए, GS3 के लिए अलग कंटेंट चाहिए, लेकिन कीवर्ड्स अलग चाहिए। कंटेंट सिमिलर चलेगा, प्रेजेंटेशन चेंज हो जाती है खाली। और ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। हाउ टू डू स्ट्रक्चरिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। सो ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, ये मैं कराऊंगा आपसे, एक एक चीज़ कराऊंगा। और वादा है आपसे, अगले 4-5 महीने बाद जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा होगा ना, आप खुद बोलोगे सर इससे अच्छा प्रोग्राम मैंने किया नहीं। और ये मैं नहीं बोलूँगा, ये आपसे मैं बुलवाऊँगा,
क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी पढ़ाई की है ना, मैं वो सारा एक्सपीरियंस निचोड़ के आपको देने वाला हूँ, ये तो तय है। और मेरी एक आदत है कि व्हेन आई स्टार्ट अ फ्री प्रोग्राम तो मैं डिफ्रेंशिएट नहीं करता, बट इफ इट इज़ फ्री इवन आई विल ट्राई टू कीप इट इवन बेटर देन द पेड कंटेंट ऑल्सो। ठीक है, कंटेंट एक्सेस है, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, पूरी रिसर्च कर डाली, पूरा वो WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इसकी रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट, गवर्नमेंट की रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट, सबकी रिपोर्ट पढ़ ली, डेटा तक आपने हेल्थ का पता नहीं कहाँ कहाँ का याद कर लिया। सो व्हेन यू रीड द एक्सेस कंटेंट दिस लीड्स टू द इश्यू ऑफ चॉइस। 150 से 250 वर्ड्स लिखना है। मेरे को एक बात बताओ, एक दो डेटा तो चलेगा, लाइक लेट्स से पॉवर्टी में कितना है, जो मेन डेटा है वो चलेगा, लेकिन इंडिया का पॉवर्टी लेवल क्या है, अब तुम वर्ल्ड बैंक से भी पूछोगे, तुम WEF से भी पूछोगे, तुम नीति आयोग का भी याद करोगे, तुम 10 ठो और याद कर लोगे, तुम्हारा कोई फायदा है उसका? कितनी रिपोर्ट्स लिख लोगे? रिपोर्ट तो एक दो ही लिखोगे, उससे ज़्यादा तुम्हारे पास लिखने के लिए ऑप्शन ही नहीं होगा। लोगों ने कंटेंट में क्या दे रखा है, बहुत सारे कंटेंट मैंने ऐसे देखे, इस रिपोर्ट ने बोला इंडिया का ये है, इस रिपोर्ट ने बोला इंडिया का ये है परसेंटेज हेल्थ में, इस रिपोर्ट ने बोला इंडिया का पॉवर्टी लेवल ये है, इस रिपोर्ट ने बोला। अरे भैया 10 लोग 10 बात बोलेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे परसेंटेज होगा, आप क्या सारा कुछ याद कर लोगे? और याद भी कर लोगे तो लिख लोगे क्या? रिप्रोड्यूस कर पाओगे? 150 से 250 वर्ड्स कितनी रिपोर्ट्स लिख सकते हो, सोच के देखना। द प्रॉब्लम इज दिस कि जब आप एक्सेस डेटा याद करते हो, एक तो अपने सिर में दर्द करते हो, ऊपर से इट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यू हैव द एक्सेस कंटेंट बट यू कैन नॉट डिसाइड कि कौन सा कंटेंट मेरे को लिखना है और कौन सा कंटेंट छोड़ना है। क्योंकि आपको सडनली लगेगा यार मैं तो वर्ल्ड बैंक का डेटा डालना चाहता था, मैं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेटा डालना चाहता था, ये चीज आपको रोक देगी, समझ नहीं पाओगे उस टाइम पे, क्योंकि टाइम कम होता है। 10 नंबर के लिए 7 मिनट ही तो होते हैं, उस 7 मिनट में कब किसको लोगे किसको छोड़ोगे आपको खुद नहीं समझ में आएगा। सो इस चीज से भी बचें। कंटेंट पढ़ना है लेकिन एक्सेस कंटेंट भी नहीं पढ़ना है, कंटेंट पढ़ना है, एक्सेस पे नहीं जाना है, राइट कंटेंट पढ़ना है। व्हेन यू राइट, जब आप एक सही कंटेंट पढ़ते हैं देन एक्चुअली इट लीड्स टू योर सिलेक्शन। एक्सेस नहीं पढ़, देखो सीधी सी बात है, यूपीएससी की तैयारी के दौरान बहुत एक्सेस पढ़ने वालों का भी सिलेक्शन नहीं होता और बहुत कम पढ़ने वालों का भी नहीं होता। जो एक बैलेंस्ड वे में पढ़ता है सिलेक्शन उसी का होता है। यू हैव टू कीप योरसेल्फ बैलेंस्ड। बाउंड्री डिसाइड करनी पड़ेगी, वो बाउंड्री आपका सिलेबस और आपके प्रीवियस क्वेश्चंस ही डिसाइड करेंगे। तीसरी गलती, क्योंकि आप अच्छा क्यों नहीं सोच पाते, क्योंकि आप हमेशा ये सोच रहे हो कि आप कैसा लिख रहे हो। समझना इस चीज को। लाइक लेट्स से कि आप एक टॉपिक पढ़ो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो आपके दिमाग में चलता था यार मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता, दिमाग में चलता था, मैं इसको अभी अच्छे से पढ़ा नहीं हूँ, मेरा ये टॉपिक छूट रहा है, ये सारी चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं। लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते कि इस टॉपिक में एग्जामिनर मेरे से क्या चाहता है। सोच के देखना, दिल से पूछ के बताना। मतलब आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, लाइक आप में से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मुझे बताना दिल से, जस्ट दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना। जब भी आप क्वेश्चन लिखने की बारी आती है, दिमाग में क्या आता है आपके कि मैं क्या सोच रहा हूं कि यार मैं अच्छा लिख पाऊंगा कि नहीं, मैं ये कर पाऊंगा नहीं, कि या फिर ये दिमाग में आता है कि एग्जामिनर को क्या चाहिए मेरे से, मुझे वो पता है कि नहीं। क्या आता है आपके दिमाग में, बताओ मुझे, कमेंट करके बता दो यार, आप लोग ऑनलाइन हो, जस्ट लेट मी नो। क्या आता है दिमाग में? खुद के बारे में ख्याल आता है या एग्जामिनर के बारे में ख्याल आता है? तो एडविन ने जैसे वाइटलिटी बैच में बताया, सर मैं क्या सोचता हूं, सभी के साथ वही सीन है कि हम क्या सोचते हैं, हम हमेशा अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे कि हमें कम आता है, हमें कम आता है, हमें कम आता है, एंड वी कीप ऑन जस्टिफाइंग अवरसेल्फ। और हम ये सोचते हैं कि मैं और कितना इंप्रूव करूं, और कितना इंप्रूव करूं, और कितना इंप्रूव करूं। ये हम सोच ही नहीं रहे कि एग्जामिनर को क्या चाहिए। एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी नेवर राइट। हम कभी क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हमको हमेशा दिमाग में है कि हमको बेस्ट करना है। नोबडी इज परफेक्ट, नहीं तो 1750 में 1750 आते हैं, सीधी सी बात है। तो यह बात आप समझ गए। तो अब जब भी लिखने की बारी आएगी, कोई टॉपिक पढ़ना होगा, तो ये पूछना बंद करो कि आपको कितना आता है, ये सोचना शुरू करो कि एग्जामिनर को क्या चाहिए। इस चीज को आप अपने, अगर आपके पास नोटबुक है तो नोट कर लेना। आपका आधा डल तो यहीं से खत्म हो जाएगा। जस्ट स्टार्ट थिंकिंग एग्जामिनर को क्या चाहिए इस टॉपिक में। साइक्लोन का टॉपिक है, क्या चाहिए साइक्लोन के लिए, क्या कंडीशंस होंगी, क्या दिक्कत आ सकती है। साइक्लोन आया तो एनडीएमए का क्या रोल होगा, या फिर लोगों को कैसे बचना है, कहां कहां पे होता है, क्या एग्जाम्पल होता है, यही तो चाहिए एग्जामिनर को। इससे ज्यादा क्या चाहिए उसको। और इस हिसाब से अगर मैं टॉपिक के ऊपर सोचने लगूं तो कॉन्फिडेंस आने लगेगा। सोच के देखना,
एक बार दिल से लाइक सोच के देखना, क्या अगर आप इस तरह से सोचते हो कि उस टॉपिक पे मैं सिर्फ इतना सोच लूँ कि एग्जामिनर को क्या चाहिए, तो क्या हल्का सा कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा आपको? बिल्कुल आएगा। शशांक का एक सवाल है, सर कोई हमसे अच्छा लिख रहा होगा? कोई बात नहीं, आप इस प्रोग्राम को कर लीजिए, मजाल है कोई आपसे अच्छा लिख के दिखा दे। अनेबल टू थिंक इन टर्म्स ऑफ सिलेबस एंड प्रीवियस क्वेश्चंस, क्यों? चौथा प्रॉब्लम, क्योंकि कोई भी सिलेबस एंड पीवाईक्यूज के को इंटीग्रेट करके प्रॉपर वे में, देखो बातें सब लोग कर रहे हैं कि सिलेबस पे ध्यान दो, प्रीवियस क्वेश्चंस पे ध्यान दो, करवा कोई नहीं रहा है ठीक से। बातें सब लोग कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग थोड़ा बहुत करवा भी रहे हैं, तो दैट इज द पेड प्रोग्राम, सीधा सा है, ठीक है। बट द थिंग इज दैट ये आप मेरे साथ करेंगे। अच्छा पता है पेड के पीछे कई बार रीजन क्या होता है, कई बार चीज़ें फ्री होती है ना, तो हम उसे बहुत ही एज फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। प्लीज़ डोंट टेक इट एज फॉर ग्रांटेड, आई एम टेकिंग द लाइव प्रोग्राम। सीसेट जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने वीडियोज़ दिए थे, ये प्रोग्राम तो मैं पूरा लाइव कराने वाला हूँ। एंड बिलीव मी, इफ़ आई एम सेइंग दैट आई विल बी गिविंग यू द बेस्ट कंटेंट, इट मीन्स आई विल बी गिविंग यू द बेस्ट कंटेंट। जो जानते हैं मुझे, जो बच्चे हैं जो 2 साल से जुड़े हुए, दे नो कि व्हेन आई कमिट आई डू। तो ये चीज़ आपको सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चंस के टर्म्स में सोचना मैं आपको सिखा दूंगा और आपको समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है। सो व्हाट दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट, कंटेंट के लिए द सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम इज कंटेंट राइज, जहां पे मैं आपके कंटेंट में वैल्यू एडिशन कराऊंगा, जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा, काफ़ी सारा कंटेंट मैं खुद दूंगा, कुछ कंटेंट आपको मैं होमवर्क भी दूंगा कि यू हैव टू डू इट, बट यू हैव टू थिंक इट इन टर्म्स ऑफ दैट। तो रिपीटेड जितनी थीम्स हैं जो आ सकती हैं या फिर आती हैं, उन रिपीटेड थीम्स के बारे में बताऊंगा। एटलीस्ट यू शुड बी नोइंग दैट कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। थैंक यू वाइटलिटी बज की सीसेट वॉज वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस यू हैव एवर वॉच्ड। मैंने बहुत मेहनत की थी उस पर, एंड दिस अप्रिसिएशन मीन्स अ लॉट। सो एनीवेज कंटेंट राइज की बात कर लेते हैं। तो कंटेंट राइज में जितनी रिपीटेड थीम्स हैं एज पर दिस सिलेबस किस हद तक खींचा जा सकता है, आई विल बी ब्रिंगिंग दैट। उससे रिलेटेड जो कंटेंट है आई विल बी गिविंग दैट। उससे रिपीटेड जो थीम्स है आई विल बी गिविंग दैट, एंड उससे रिलेटेड कुछ होमवर्क्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये तैयार करना है, तो आपका कंटेंट इंप्रूव होगा। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस प्रोग्राम। पार्ट 2 ऑफ द प्रोग्राम इज थिंक बेटर। यहां पे मैं आपको क्वेश्चंस के साथ सिखाऊंगा कि आपको आंसर करना कैसे, किस तरीके से सोचना है। लाइव आंसर राइटिंग भी करेंगे ताकि आप समझ पाएं कि यूपीएससी के क्वेश्चंस करने कैसे होते हैं, किस वे में अप्रोच करना है। एंड दिस बोथ 2 थिंग्स आर द हार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, दैट इज द मेंस ड्रिल प्रोग्राम जो मैं आज ऑफिशियली लॉन्च करने जा रहा हूं, दैट इज राइट बेटर। सो मैं यहां पे लेकिन इस चीज को अगर मैं शुरू करने जा रहा हूं तो मैं 2 एजम्पशंस लेके चल रहा हूं। मेरा एजम्पशन यह है कि आपने फाउंडेशन कर रखा है। फाउंडेशन कर रखा है इट मीन्स आपने एटलीस्ट एनसीईआरटी पढ़ रखी है। एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, सुनते हैं ना आप जब भी तैयारी करने के लिए जाते हैं, एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं कर रखी है तो हम एक फ्री इनिशिएटिव ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश पर रन कर रहे हैं, आप उसमें वो वीडियोस देख के एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी से रिलेटेड हम एक पेड कोर्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, लाइक हम आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे, माइंड मैप्स प्रोवाइड करेंगे हर चैप्टर के। इसमें लाइक इन दोनों में खैर लाइक अमन सर विल बी टीचिंग जियोग्राफी, रोहन सर विल बी टीचिंग पॉलिटी, मी विल बी टेकिंग इकोनॉमिक्स फ्रॉम 6th to 12th, एंड गौरव सर विल बी टेकिंग हिस्ट्री, एंड बाकी जो सब्जेक्ट्स होंगे सब डिविजन्स आपको पता चल जाएंगे। तो लाइक दिस यहाँ पे माइंड मैप्स है, शॉर्ट नोट्स है, बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो इस पेड प्रोग्राम में हमने रखे हैं। आप इसे भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप एक फ्री वाला जो वीडियोज हैं आप इन वीडियोज़ को देख के एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइव ऑलरेडी चल रहा है, ये प्रोग्राम अगले 8-10 दिन में आ रहा है, आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा, अभी मैं आपको ऐप की डिटेल्स बता दूंगा। दूसरी चीज़ मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ट्रस्ट करके जो आपके अंदर एनर्जी है दैट यू आर गोइंग टू डायरेक्ट योर एनर्जी अंडर माई गाइडेंस। आप अपनी एनर्जी को डायरेक्ट करेंगे, आप पढ़ने के लिए तैयार हो। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बोल दूँ, अगर आप अच्छा आंसर लिखना चाहते हो और अगर आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हो और आप जी जान से लगने के लिए तैयार हो, दिस प्रोग्राम इज फॉर यू।